देखिए भाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में जो डिविडेंड और अर्निंग के बेस पर जो उसकी कॉस्ट निकाली जाती है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, ठीक है। लेकिन उसकी एक और अप्रोच है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और बल्कि प्रैक्टिकली अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हम निकालते हैं तो जनरली वो अप्रोच सबसे ज़्यादा यूज होती है, दैट इज कॉल्ड CAPM अप्रोच, ठीक है। कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच, अगर मैं फुल फॉर्म इसकी लिखूं तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच। इस अप्रोच से आप अगर खुद भी किसी शेयर को लेकर उसकी कॉस्ट निकालना चाहे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि थियोरेटिकली ये जो डिविडेंड मॉडल जो हमने पढ़े हैं सब थियोरेटिकली काम करते हैं कि ग्रोथ रेट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इनको प्रैक्टिकली निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो CAPM अप्रोच है उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना काफी हद तक सिंपल हो जाता है, सरल हो जाता है, ठीक है। टाइम बचा तो मैं आपको वो भी करके बताऊंगा प्रैक्टिकली अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालें, ठीक है। क्योंकि ये बीटा बेस्ड अप्रोच है, बीटा आपको जो है दे रखा होता है हर सिक्योरिटी का। लेकिन अभी आप सबके लिए ये सब चीजें नई होगी, बीटा क्या है, ये सब चीजें क्या है। एक चीज मैं आपको और क्लियर करूं, जो CAPM अप्रोच है अभी जस्ट हम इसको एक एलिमेंट्री पार्ट के रूप में पढ़ेंगे, बिल्कुल एक सिंपल सी नॉलेज आपको दी जाएगी, क्योंकि इसको इन डिटेल में हम पढ़ते हैं जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इन डेप्थ में इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी डिटेल में इसको जो स्टडी करेंगे, क्योंकि काफ़ी वाइड अप्रोच है, इतनी छोटी नहीं है कि इसको हम एक बार में इसको क्लियर कर सकें। बट फिर भी जो आपके काम की चीज़ है वो मैं ज़रूर क्लियर करूँगा, खासतौर पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के पर्पज से CAPM अप्रोच क्या है, कैसे काम करती है, उसको मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। तो ये अप्रोच देखो उस धारणा पर आधारित है जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक कंसेप्ट जब शुरू में पढ़ा था, तो आपको ध्यान होगा मैंने कहा था भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, मैंने कहा जी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन। अब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है वो हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई मान लो बैंक में आप FD करवाने जा रहे हो और बैंक की FD पर 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8% इंटरेस्ट तो बैंक की FD वाला। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम बैंक में मत जमा करो, वो पैसा दे दो मुझे। तो आपने कहा कि देखो आपको देंगे तो भाई जोखिम है, बैंक तो श्योरली 8% दे देगा, आप पता नहीं दो दो या ना दो, तो आप भाई हमें इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी फालतू दीजिए तब हम आपके पास जमा करवाएंगे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई चलो मैं आपको 4% एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है। तो अब आप मेरे पास जमा करवा दीजिए पैसा और शायद आप उसके लिए तैयार हो जाए। तो इस अपने डिस्कशन से निष्कर्ष हमने निकाला था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि रिस्क फ्री रिटर्न, वो रिटर्न जो बिना किसी जोखिम के मिल रहा है वो तो मुझे चाहिए ही, प्लस जितना मैं जोखिम उठाऊंगा उस जोखिम के नाम का मुझे प्रीमियम चाहिए, ठीक है। जितना जोखिम उठाऊंगा उस जोखिम के नाम का मुझे पुरस्कार चाहिए, ठीक है। रिस्क प्रीमियम या रिस्क रिवार्ड आप इसको बोल सकते हैं। तो अभी ये कुछ हद तक उसी पर बेस्ड है, वहीं से निकली है इसका जो बेसिक कंसेप्ट है। अब मैं ज्यादा डेप्थ में न जाते हुए सीधी आपको बात करता हूँ। ये जो रिस्क है ना भाई, इसको बेटा हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक रिस्क जिसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क, समझते जाना। एक को बोलते हैं मार्केट रिस्क और एक को बोलते हैं फार्म रिस्क। इनके नाम जरूर नोट कर लेना, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे, ठीक है। इस मार्केट रिस्क का एक और भी नाम है, दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क। और जो फॉर्म रिस्क है इसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है।
एक और भी नाम है इसका, इसे बोलते हैं, जो मार्केट रिस्क है इसको बोलते हैं नॉन डाइवर्सिफिएबल। ठीक है, नॉन डाइवर्सिफिएबल। और ये जो फर्म रिस्क है दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिएबल। ठीक है, डाइवर्सिफिएबल और नॉन डाइवर्सिफिएबल। अब आपको इस चीज से कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ वन बाय वन, एक एक चीज लेकर चलते हैं। अब मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क का मतलब भाई ऐसा जोखिम जो पूरी मार्केट को, पूरी शेयर मार्केट को अफेक्ट करने वाला है, वो कहलाता है मार्केट रिस्क। और फर्म रिस्क एक पर्टिकुलर फर्म के लिए जोखिम। मतलब आप ऐसे समझ लो कि भाई मैंने अपना, मेरे पास 1 लाख रुपया है कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, और मैंने सारा का सारा 1 लाख रुपया किसी एबीसी कंपनी में लगा दिया। अब उससे होगा क्या? मान लो कल को अगर उस एबीसी कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है, या उस वो एबीसी कंपनी में कोई घोटाला जाहिर हो जाता है और फिर वो फर्म बंद हो जाती है मान लो, तो मेरे तो सारे के सारे 1 लाख रुपए डूब गए ना। ठीक है, अब मुझे इसके लिए करना क्या चाहिए था? इसके लिए कहावत आपने सुनी होगी, आपने इस तरह से कभी सुना होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कि डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। कि सभी अंडों को एक ही टोकरी में मत डालिए। मतलब जैसे आप अपना रुपया, सारा रुपया एक ही जगह नहीं रखते ना। ठीक है, अपना रुपया अलग अलग जगह आप देखिए, जैसे अभी यस बैंक को लेकर एक आपको पता है प्रॉब्लम आई थी बीच में, आपने सबने देखा था उसको, बड़ी न्यूज बनी थी। अब जिसका सारा ही पैसा यस बैंक में जमा पड़ा था तो उसके लिए तो बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि राशनिंग कर दी गई थी कि भाई एक महीने में 10,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, ये लिमिट लगा दी गई थी, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। वहीं अगर उन्होंने अपना रुपया किसी और बैंक में भी रखा होता तो चलो भाई, मान लो वहां वो रुपया कुछ टाइम के लिए फंस भी गया, तो दूसरे से हम रुपया निकाल सकते थे। तो हम ये मानते हैं कि भाई सारा रुपया एक ही जगह नहीं रखना चाहिए, तो सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह क्यों रखा जाए? तो फर्म रिस्क का मतलब है कि भाई उस पर्टिकुलर फर्म से जो जोखिम हो सकता है। अब मान लो ऑटो सेक्टर में मंदी आ जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है, मैंने सारा रुपया ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाल दिया, तो भाई सारा ही डूबने के चांसेस हो जाएगा ना। तो मुझे करना क्या चाहिए? मुझे कुछ पैसा ऑटो सेक्टर में डालना चाहिए, कुछ दूसरे सेक्टर में, कुछ बैंक की एफडी में भी डालना चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरह से मुझे अलग अलग करके उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जब हम अपने रुपए को डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं तो उसी का नाम है पोर्टफोलियो, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ। यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। जब हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं, एक जगह नहीं लगाते, अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज में ऐसे लगाते हैं कि हम अपना जोखिम कम कर सके, तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब फिर से समझो कि मार्केट रिस्क क्या है और फर्म रिस्क क्या है। मतलब फर्म रिस्क ऐसा जो पर्टिकुलरली किसी एक फर्म में, अब देखो मुझे एक बताओ कि एबीसी फर्म में स्ट्राइक हो रही है, उससे ये तो जरूरी नहीं कि XYZ कंपनी में भी स्ट्राइक हो जाएगी, ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो सभी कंपनियों में एक साथ मंदा आ जाएगा, तेजा आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मार्केट रिस्क क्या है? मार्केट रिस्क का मतलब वो जोखिम जो पूरी मार्केट को अफेक्ट करता है। ठीक है, मार्केट रिस्क क्या होता है? दैट अफेक्ट होल मार्केट, पूरी मार्केट को अफेक्ट करता है। कहता है जी बच के कहाँ जाओगे? कोरोना का इम्पैक्ट आया तो आप देखिए कौन सी ऐसी कंपनी है जो बच गई उससे? लगभग सभी का बुरा हाल रहा। वो बात अलग है, खैर कुछ को बेनिफिट भी रहा, जो फार्मास्यूटिकल जो फर्म्स है उनको कुछ कुल मिलाकर कुछ बेनिफिट भी रहा। किसी पर असर कम हुआ, किसी पर ज्यादा हुआ, लेकिन असर सब पर हुआ। इसी तरह से मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को बढ़ा देता है, इंटरेस्ट अब महंगा हो जाता है, आपके लिए लोन महंगा हो जाता है, तो उसका असर सभी पर होगा। तो वो रिस्क जिसका असर सभी पर होता है उसे बोलते हैं भाई मार्केट रिस्क। ठीक है, और जिसका असर सभी पर नहीं होता, केवल एक दो फर्मों पर उसका असर होगा, उसे बोलते हैं फर्म रिस्क। अब आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा। अब इस मार्केट रिस्क को हमने नॉन डाइवर्सिफिएबल क्यों कहा और इसको डाइवर्सिफिएबल क्यों कहा? डाइवर्सिफिएबल का मतलब होता है कि उसको डाइवर्सिफाई कर देना, बट जाना।
कि भाई मान लो आपने सारा 1 लाख रुपया एबीसी फर्म में लगाया होता और एबीसी फर्म डूब जाती तो सारा पैसा डूब जाता। लेकिन अगर आपने वो रुपया बिखेर दिया होता कि भाई 20,000 रुपए उस फर्म में, 30,000 रुपए इस फर्म में, 15,000 रुपए दूसरी फर्म में, बाकी बचा हुआ अगली फर्म में, तो इससे क्या होता कि अगर एक फर्म में अगर कुछ अप एंड डाउन की सिचुएशन आ भी रही है तो दूसरी फर्म उसको संभाल लेती, दूसरे में अगर कुछ सिचुएशन आती तो तीसरी का जो है उससे उसकी एवरेजिंग हो जाती। मतलब जिस जोखिम को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बांट कर उससे बच सकते हैं, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिएबल रिस्क। लेकिन ये तो पूरी की पूरी मार्केट को इफेक्ट कर रहा है ये वाला जोखिम, तो इससे तो भैया बचकर कहाँ जाओगे। इसलिए इसका नाम है नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। ठीक है। अब तीसरा नाम इसका ये क्यों है अनसिस्टेमेटिक और सिस्टेमेटिक। अब इसको अनसिस्टेमेटिक इसलिए बोलते हैं, देखो भाई ये वाला जोखिम, अब कितनी सारी फर्में होगी आपको पता है, आपकी जो है सेंसेक्स है निफ्टी, इसमें कितनी फर्में लिस्टेड है, हजारों की संख्या में। ठीक है। अब एक फर्म एक्स, एक फर्म वाई, एक फर्म जेड, ए बी सी, अब इसका जोखिम लेवल अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग, इनको अलग अलग मापना है। क्योंकि देखो इसकी मैनेजमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो अलग, इसको मैनेजमेंट या रॉ मेटेरियल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो एक अलग चीज है, जेड को हो रही है वो एक अलग चीज है, तो इनको अलग अलग मापना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक। ठीक है। देखो आप यहाँ गलती करोगे। ठीक है। ये है अनसिस्टमेटिक डाइवर्सिफिएबल, यहाँ इसमें लगा है अनडाइवर्सिफिएबल या नॉन डाइवर्सिफिएबल, लेकिन ये है सिस्टमेटिक। लेकिन मार्केट रिस्क जो है ना, जो क्योंकि होल मार्केट को अफेक्ट कर रहा है उसको हम माप सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए उस जो आपका मार्केट रिस्क है वो कौन सा कहलाता है, मार्केट रिस्क, उसको मापना आसान है, इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक। तो अब आपको दो तरह के जोखिम समझ में आ गए होंगे कि ये दो तरह के जोखिम शेयर मार्केट में कौन से होते हैं। अब आगे सुनो जी। अब हम कहते हैं कि देखो भाई हमारा जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, वो कैसा है, समझदार इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर इज रैशनल। तो इतना तो समझदार वो है ही कि सारा रुपया अपना एक ही फॉर्म में तो डालेगा नहीं, तो वो अच्छे ढंग से अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लेगा। पोर्टफोलियो कैसे बनता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसके चैप्टर्स। ठीक है। तो वो अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो तैयार कर लेगा, उसके बाद ये जो फर्म रिस्क है ना इसको तो अपने आप ही रिड्यूस कर देगा। जब वो एक इन्वेस्टर रैशनल होगा, एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेगा, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेगा, तो जो फर्म रिस्क है वो तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लगभग। लेकिन मार्केट रिस्क है उससे भैया वो नहीं बच सकता, वो क्या कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि मार्केट रिस्क है, इससे बचकर जाएंगे काम भाई। ठीक है ना। तो ये जो मार्केट रिस्क है ना सिर्फ बस इसको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ, मैं फिर आपसे वही बात बता रहा हूँ कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या कह रहे हैं कि रिस्क फ्री रिटर्न तो मुझे चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए, प्लस रिस्क के लिए प्रीमियम चाहिए। लेकिन मैंने भैया आपको बताया रिस्क कौन सी तरह के होते हैं, दो रिस्क होते हैं। एक अभी हमने पढ़ा सिस्टेमेटिक, जिसको हम मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा कौन सा रिस्क है, दूसरा है अनसिस्टेमेटिक। ठीक है। जिसको हम फॉर्म रिस्क भी बोल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं इन्वेस्टर राशनल है, इसलिए ये वाला जोखिम तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा जब वो सही ढंग से प्रॉपरली इन्वेस्ट करेगा। तो इसलिए रेट आपको जो कुछ जो रिस्क प्रीमियम मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, सिस्टेमेटिक रिस्क के लिए। तो रिस्क प्रीमियम किसके लिए देंगे, सीएपीएम अप्रोच क्या कहती है, अब आपके समझ में आ रहा है। रिस्क प्रीमियम जो आप जोखिम उठा रहे हो, वो जोखिम के लिए जो पुरस्कार मिलेगा कौन से के लिए मिलेगा, ओनली फॉर सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक है जिसको बोलते हैं नॉन डाइवर्सिफिएबल, इन टर्म्स में कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है। नॉन डाइवर्सिफिएबल, जिसे डाइवर्सिफाई ना किया जा सके, जिससे बचा ना जा सके, नॉन डाइवर्सिफिएबल, उसके लिए जोखिम मिलेगा भैया, उसके लिए पुरस्कार मिलेगा आपको सर। ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। फिर अब इसको मापे कैसे भाई? ये जो सिस्टमेटिक रिस्क है, ये सिस्टमेटिक रिस्क हमने ये समझ लिया, ठीक है भाई, ये मार्केट रिस्क होता है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ये मार्केट रिस्क होता है, ये नॉन डाइवर्सिफिएबल भी होता है, यानी कि इससे तो आप बच नहीं सकते हो भैया, इसका तो सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सिस्टमेटिक रिस्क, मार्केट रिस्क है, जिसको नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क कह रहे हैं। उसको मापे कैसे? इसको मापते हैं मेजर्ड इन बीटा, इसे बीटा में मापते हैं, ये बीटा का सिंबल होता है, बीटा। ठीक है, अब बीटा क्या बताता है, अब सुनो जरा ध्यान से। ठीक है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत डेप्थ की चीजें हैं, लेकिन मैं अभी इसमें जाना नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ आपको सरसरी तौर पर वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके काम की भी हो और समझ में भी आ जाए बस। ठीक है, डेप्थ में तो इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, वहां पढ़ेंगे हम इसको। अब देखो, मुझे एक सिंपल सी बात का एग्जाम्पल दो। आज न्यूज आई कि भाई आज सेंसेक्स, ठीक है, आज सेंसेक्स जो है 500 पॉइंट चढ़ गया। ठीक है, 500 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, उछल गया, और कहा भाई 5% की अपवर्ड मूवमेंट मिली। आज सेंसेक्स 5% ऊपर चढ़ गया। अब क्या इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी जितनी भी कंपनी है, सबके शेयर 5-5% बढ़ गए? क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता भाई। ये तो एक एवरेज है सिर्फ, कि भाई जो हमारे जो 30 शेयर्स का जो हम इंडेक्स ले रहे हैं, उसमें कुल मिलाकर 5% की अपवर्ड मूवमेंट मिली। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी जितनी भी कंपनी है, सबके शेयर 5-5% से बढ़ गए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो हम देखते क्या है, हम ये देखते हैं, केवल एक दिन से पता नहीं चलेगा। पिछला जो हमारे पास बहुत सालों का डेटा पड़ा हुआ है, मान लीजिए मैंने पिछले 5 वर्षों का डेटा लिया, 5 वर्ष का आंकड़े, और 5 वर्ष के आंकड़े बता रहे हैं कि जब सेंसेक्स 5% बढ़ता है ना, तो ये जो हमारी एक्स कंपनी है ना, इसके शेयर भी 5% ही बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये जो अपनी वाई कंपनी है ना, जब ये 5% से बढ़ता है, तो पिछले 5 वर्षों के डेटा की एवरेज मुझे बता रही है कि इसके शेयर 10% से फिर बढ़ते हैं भैया। और ये जब 5% से बढ़ता है, तो जो जेड कंपनी है, इसके शेयर 7.5% से बढ़ते हैं। और ये जो ए कंपनी है, इसके शेयर जो है, ये जब 5% से बढ़ता है तो केवल 4% बढ़ते हैं। और ये जो बी है, इसके शेयर में कोई बदलाव ही नहीं आता। ठीक है, मैंने कई अलग अलग सिचुएशन ले ली बीटा क्या है वो समझाने के लिए। अब बीटा कितना होगा? बीटा का मतलब है कि भाई उस सिक्योरिटी में चेंज हुआ। ठीक है, बीटा का सिंपल सा मतलब है सिक्योरिटी के रिटर्न में चेंज। ठीक है ना, सिक्योरिटी रिटर्न, ठीक है, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न। ठीक है, एवरेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। अभी बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने के लिए, मार्केट रिटर्न। तो भाई अब जरा यहाँ देखो, जब ये 5% से बढ़ता है, मार्केट भी 5% ही बढ़ती है, सॉरी, जब मार्केट जब 5% से बढ़ती है, तो हमारी सिक्योरिटी का रिटर्न भी 5% से बढ़ता है। तो इसका बीटा कितना हो गया? 5/5 = 1। इसका बीटा कितना हो जाएगा? मार्केट जब 5% से चेंज होती है, तो भैया 10% चेंज होता है, इससे दुगना चेंज होता है। तो बीटा कितना हो गया? 2। ये मार्केट 5% से बढ़ती है, तो ये 7.5% बढ़ती है, इसमें बीटा कितना हो गया? 1.5। मार्केट 5% से चेंज हो रही है, तो ये 4% ही चेंज होता है, बीटा कितना हो गया? 0.8। मार्केट 5% से चेंज होती है, तो ये चेंज ही नहीं होता, बीटा कितना हो गया? 0। बात समझ में आई? बात ये है कुल मिलाकर। अब आपको बीटा का मतलब समझ में आ गया होगा कि बीटा क्या बला है। तो मैं बीटा का मतलब लिखूं, बीटा का मतलब हो गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न। ठीक है, ड्यू टू चेंज
इन मार्केट रिटर्न, आपके थ्योरी पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्यू टू चेंज इन मार्केट रिटर्न। ठीक है, जब मार्केट के रिटर्न में जो बदलाव आता है, अगर इसकी और बड़ी सिस्टमेटिक सी डेफिनेशन में मैं अभी लिखवाने नहीं चाह रहा, बीटा शोज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न्स बिकॉज ऑफ चेंज इन, ठीक है ना, इन मार्केट रिटर्न। मार्केट के रिटर्न में सिंपल सी भाषा में बात करो कि बीटा का मतलब है कि मार्केट में के रिटर्न में जो बदलाव आएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि मार्केट के रिटर्न्स में जो बदलाव आएगा, बदलाव आता है उससे, ठीक है, सिक्योरिटी या शेयर के रिटर्न में कितना गुना बदलाव या चेंज आता है, इसी का नाम है बीटा। तो अगर किसी शेयर का बीटा 1.5 है तो क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज मार्केट जब 10% से बढ़ेगी तो इसके शेयर्स 15% से बढ़ेंगे, ऑन एन एवरेज जब मार्केट 10% से गिरेगी तो इसके शेयर 15% से गिरेंगे। दोनों तरफ होगा भाई, बढ़ेगा तो 1.5 गुना बढ़ेगा, घटेगा तो 1.5 गुना गिरेगा, जैसे कि हमने लीवरेज में पढ़ा था। ध्यान रखना, दोनों तरफ चेंज होगा, इसलिए हाई बीटा का मतलब हाई रिस्क भी है। अगर किसी कंपनी का बीटा 2 है, इसका मतलब अगर मार्केट 1% चेंज होती है तो दुगना चेंज होता है। मार्केट 10% बढ़ी तो 20% बढ़ेगा, मार्केट 10% गिरी तो 20% से गिरेगा, ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब CAPM अप्रोच क्या कहती है? CAPM अप्रोच कहती है कि भाई देखो, आपको रिवार्ड मिलेगा। कितना रिवार्ड मिलेगा, किस बेस पर मिलेगा? वो उस बेस पर मिलेगा कि शेयर में जोखिम कितना है, और कौन सा जोखिम? सिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहे हैं। अनसिस्टमेटिक में तो भैया आप समझदार हो, अपने आप इसको डाइवर्सिफाई कर लोगे। तो केवल सिस्टमेटिक रिस्क कितना उठा रहे हो, उसके हिसाब से आपको रिवार्ड मिल जाएगा। और वो रिवार्ड कितना मिलेगा? वो रिवार्ड ये मिलेगा कि देखो भाई, ये अभी मैं वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ही लिख देता हूँ, बाकी ये वाइड चीज है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए यूज नहीं होती। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यानी कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि भाई वो रिस्क फ्री रिटर्न तो चाहेगा ही चाहेगा, प्लस वो चाहेगा जितना जोखिम उठा रहा है उस जोखिम के नाम का रिवार्ड। जोखिम के नाम का रिवार्ड कैसे होगा कि मार्केट कितना रिटर्न कमा रही है, मार्केट का मतलब सेंसेक्स निफ्टी का ओवरऑल रिटर्न कितना है, तो ये है रिटर्न मार्केट का। और इस रिटर्न ऑफ मार्केट में से रिस्क फ्री रिटर्न को घटा दो, ये बन जाएगा रिवार्ड। ठीक है, भैया तुमने बैंक में FD करवाई और 8% कमाए, ठीक है, और मैंने कहा कि देखो भाई, मैंने शेयर मार्केट में लगाया रुपया, मैंने 12% कमाए। तो अब आपको लग रहा है देखो यार, हमें तो 8% मिला, इनको 12% मिला, इसको 4% फालतू क्यों मिला? मैंने कहा भाई 4% इस नाम के फालतू मिला कि मैंने आपसे ज्यादा जोखिम भी तो उठाया। ये 12% मुझे इसलिए मिला कि मैंने आपसे अधिक जोखिम उठाया, इसलिए 4% का मुझे रिवार्ड मिला। तो रिवार्ड क्या होता है? मार्केट का रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, और ये रिवार्ड अब जितना आपने जोखिम उठाया उससे मल्टीप्लाई कर दो, उतने गुना मिलेगा बीटा से मल्टीप्लाई। ये तुम्हारी CAPM अप्रोच हो गई। ठीक है, पहले मैं इनका मतलब लिखवा दूं, फिर मैं आगे आपको एग्जांपल से क्लियर करूंगा। KE होगी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है। RF हो गया रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न। बीटा क्या हो गया? बीटा अभी आपको बताया, ठीक है। अभी सिंपल इतना कर लो, मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, अभी मैंने आपको समझाया। और RM क्या है? रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, सिंपली मार्केट रिटर्न बोल दो, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, या सिंपली मार्केट रिटर्न कह दो, ठीक है।
अब मैं जरा इन चारों कंपनियां जिनका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, मैं उसी से बताता हूँ। ठीक है, एक बार मैं तो नए सिरे से ले लेता हूँ, वापस बैक जाना पड़ेगा उसमें मुझे। तो अब मैं देखो ये एक एग्जांपल है, तो मैं आपसे ये क्यों कह रहा था कि यही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब रिस्क फ्री रिटर्न कितना होगा ढूंढना आसान है। आपसे कोई पूछे, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ये जो निकाली जाती है किस किस पर बेस्ड है, एक तो रिस्क फ्री रिटर्न पर। रिस्क फ्री रिटर्न कितना है आसानी से आप ढूंढ सकते हो। रिस्क फ्री रिटर्न वो है जो बैंक की एफडी पर रिटर्न मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस की एफडी पर रिटर्न मिल रहा है, तो आसानी से मिल जाएगा। हमने कहा कि भैया ये 8% का रिटर्न है रिस्क फ्री। अच्छा, फिर मार्केट का रिटर्न। मार्केट का रिटर्न आप सेंसेक्स निफ्टी किसी के भी आप डेटा उठाओगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि भैया एक साल में मार्केट ने कितना रिटर्न दिया। ठीक है, वो भी बड़ी आसानी से मिल जाता है आपको। तो मैंने कहा भाई 12% रिटर्न दिया है मार्केट ने। अब बीटा, तीसरी चीज चाहिए मुझे बीटा। बीटा हर सिक्योरिटी का उसके साथ दे रखा होता है। अगर मैं अभी यहाँ अगर आपकी जो है शेयर मार्केट में ओपन करके दिखाऊं आपको, तो जो भी शेयर लूंगा उसके साथ उसका बीटा जरूर मिल जाएगा। दो चीजें साथ साथ मिलती है आपको, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो और बीटा साथ साथ दे रखा होता है हर शेयर का। तो मैं समझाने के लिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये 3-4 शेयर ले लेता हूँ। एक शेयर का बीटा है 1.5, एक शेयर का बीटा है 1। ठीक है, एक शेयर का बीटा मैंने ले लिया 0.8 और एक शेयर का बीटा मैंने ले लिया 0। जीरो वैसे मिलेगा नहीं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अब जरा इस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे, ठीक है, तो करें यहीं पर ही कर लेते हैं। आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं एक बार फिर से, चलो मैं लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। तो के इक्वल टू हो गया आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। अब जरा एक्स कंपनी की बात कर रहा हूँ। एक्स कंपनी का रिस्क फ्री रिटर्न तो देखो चाहेगी ही चाहेगी, तो इसको चाहिए ही। बीटा कितना है इसका, देखो ये 1.5। 1.5 का मतलब ये मार्केट से 1.5 गुना जोखिम उठा रही है। तो मार्केट जो जोखिम उठा रही है, मार्केट के जोखिम के लिए कितना रिवार्ड मिलता है, आर एम माइनस आर एफ। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट ना करके मार्केट में जाओगे तो मार्केट आपको कितना अतिरिक्त रिवार्ड दे रही है, 4% का। लेकिन मैं तो भाई मार्केट से भी 1.5 गुना जोखिम उठा रहा हूँ, इसलिए मुझे कितना मिलना चाहिए, 4 गुना 1.5 यानी कि 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। मेरी एक्सपेक्टेशन है 14%, क्योंकि मैं मार्केट से भी ज्यादा जोखिम ले रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मेरा बीटा 2 होता तो कितना होता जरा देखो, 12 माइनस 8। अब मैं मार्केट से दुगना जोखिम उठा रहा हूँ, इसलिए मार्केट में जितना रिवार्ड मिलता है 12 माइनस 8 4, तो मुझे उससे दुगना चाहिए भाई। 4 गुना 2 8, और 8% रिस्क फ्री मुझे चाहिए ही चाहिए, यानी कि 16% हो जाती है फिर मेरी एक्सपेक्टेशन। जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा वैल्यू बढ़ती चलेगी। अच्छा, वाई कंपनी की बात करते हैं। 8% रिटर्न प्लस, भाई ये बीटा वन क्या बता रहा है, बीटा वन बता रहा है कि जितना जोखिम मार्केट का उतना जोखिम मेरा। जिस रेट से मार्केट बढ़ेगी उस रेट से मैं बढ़ूंगा, जिस रेट से मार्केट गिरेगी उस रेट से मैं गिरूंगा। वन का मतलब सेम चेंज, 10% चेंज उसमें तो 10% चेंज जिसमें, तो भाई रिवार्ड भी उतना ही मिलेगा। मार्केट में जो रिवार्ड मिल रहा है 12 माइनस 8 4, उतना ही रिवार्ड तुम्हें मिल जाएगा। तो 4 गुना 1 4। तो इसलिए तुम्हें भी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना लेना चाहिए, जितना मार्केट को मिल रहा है उतना ही तुम्हें मिलेगा, तुम्हें अलग से कहां से मिलेगा। अच्छा, अब ये जेड ये क्या कर रही है, 8। रिस्क फ्री रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए इसको, प्लस मार्केट में जो वेरिएशन आता है 10%, तो इसमें इससे कम आता है, 8% का आता है। मार्केट 10% से घटती है तो ये 8% से घटती है, मार्केट 10% से बढ़ती है तो ये 8% से बढ़ती है। तो मार्केट से जोखिम थोड़ा सा कम ले रहे हो तो भाई रिवार्ड भी थोड़ा सा कम ही मिलेगा आपको। तो 12 में से 8 गए 4, और 4 गुना 0.8 यानी कि 3.2, यानी कि अब आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 11.2। कम क्यों मिल रहा है मार्केट से, जोखिम भी तो कम ले रहे हो मार्केट से। जोखिम जितना लोगे उतना ही रिवार्ड है। और W क्या है, 8 प्लस, अब ये जीरो क्या बताता है, मार्केट बढ़ती रहे घटती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका तो जितना रिटर्न है उतना मिलेगा ही मिलेगा।
अब ऐसा तो भाई कोई शेयर होता ही नहीं, वैसे तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा बस। ये तो पोस्ट ऑफिस या बैंक में होता है कि मार्केट बढ़े या घटे, आपको जो रेट फिक्स कर दी उस रेट से मिलेगा ही मिलेगा। तो मार्केट के बढ़ने घटने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसने कोई जोखिम लिया ही नहीं। इसलिए मार्केट का ये जो रिवार्ड है 12 महीने 60, इसमें से आपको क्या हिस्सा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट बढ़े तो बढ़ो, आपको कुछ नहीं मिलना, मार्केट घटे तो घटो, आपको कुछ नहीं मिलना। इसका मतलब रिवार्ड भी आपको नहीं मिलना। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 8%, जो आपके रिस्क फ्री रिटर्न है। बिना जोखिम उठाए आपको क्या मिलेगा? मात्र 8% मिलेगा। वो रुपया, वो रिटर्न जो, भाई जब आप जोखिम ही नहीं उठा रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए? जितनी बिना जोखिम उठाए बाकी लोगों को मिल रहा है उतना ही तुम्हें मिलेगा। तो इस तरह से ये कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल काम करता है। ठीक है। कई बार आपसे ये और पूछ लेते हैं उलझाने के लिए, RM वैसे तो दे रखा होता है क्वेश्चन में, फिर भी अगर नहीं दे रखा हो तो इसको ऐसे निकाल लेना। ये होता है भैया टोटल रिटर्न डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और टोटल रिटर्न होता है, रिटर्न किस रूप में मिलता है? भाई शेयर है, उस पर 2 रुपया डिविडेंड मिल गया। ठीक है। और शेयर 10 का खरीदा था, फिर वो शेयर 15 का बिक गया, तो शेयर पर रिटर्न कितना मिला? भाई 5 रुपए का तो ये फायदा हो गया, 10 का खरीद के 15 का बेच दिया, 2 रुपए डिविडेंड मिल गया, तो रिटर्न कितना मिल गया? 7। तो इस तरह से सारे टोटल रिटर्न जोड़ लो, कितना रिटर्न है टोटल इसका? 7। दूसरे शेयर का कितना? भाई आपको XYZ W, ठीक है। और बताया भाई इसका टोटल रिटर्न 7, इसी तरह से Y का टोटल रिटर्न 5, इसका टोटल रिटर्न 2, इसका 3, और इसका शेयर, इस पर इन्वेस्टमेंट, इसमें 10 रुपए का था, इसमें 20 रुपए का था, इसमें 15 रुपए का था, इसमें 25 रुपए का था। तो इस टोटल रिटर्न को टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे तो RM आ जाएगा। अदरवाइज ये आपको नहीं निकालना होता, ये आपका मार्केट रिटर्न है और ये दे रखा होता है क्वेश्चन में। तो इस तरह से ये कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच आपकी हेल्प करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करने में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फाइंड आउट करने में। एक फिर मैं लेता हूं इसमें कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हम पूरा पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है KR। ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालते हैं? भाई रिटेन्ड अर्निंग मेरे को एक बार बताओ कि रिटेन्ड अर्निंग जो होती है उसका मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। हम इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में से ही तो निकाल रहे हैं कि लास्ट में जो नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं और कुछ हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग के रूप में हम बचा लेते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग के रूप में जो रुपया बचाया उसमें इन्वेस्टर से क्या एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? इन्वेस्टर कहेगा कि भाई अगर मुझे मिल जाता तो फला कंपनी में लगाता और उस कंपनी से मुझे इतना रिटर्न मिल जाता। ठीक है, सिंपली ऐसे ही करते। ठीक है। लेकिन अब आपने उसको दिया नहीं, तो अब जो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होगी। तो सिंपली KR का फॉर्मूला वही होगा जो आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए पढ़ा था, यानी कि D1 डिवाइड बाय MP0 प्लस G। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब तक कुछ अलग से इंफॉर्मेशन ना हो, KR KE के ही बराबर होती है, लेकिन एक चेंज है MP0। ठीक है, वो मैं लिख देता हूं। जब KE निकालनी हो, ठीक है, और फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी हो, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी हो, ठीक है, तो MP0 में से घटाना है। लेकिन अगर KR निकालनी हो, नहीं घटाना। ठीक है, सिंपल सी भाषा में लिख दिया मैंने बिना किसी टेक्निकल वर्ड को यूज किए। मतलब ऐसे समझो कि कोई कंपनी है, उसको अब अगला डिविडेंड जो देना है, एक्सपेक्टेशन है 15 रुपया डिविडेंड देने की। शेयर उसका है अभी मार्केट प्राइस MP0 150 रुपया। ठीक है, 150 कर दिया। ग्रोथ रेट है उस कंपनी के 10%।
आप सिंपली ऐसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालते थे। अब अगर कुछ भी नहीं हो तब तो ऐसे ही निकलेगा, लेकिन मैंने अब इसमें चेंज करने के लिए कह दिया कि शेयर्स जो है ना उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट है भैया, कितनी, 5 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अब ध्यान रखना, अगर 5 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट है तो जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपको निकालनी हो, ठीक है, तब तो क्या करोगे, देखो मैं लिख देता हूँ, के ई जब फाइंड आउट करनी है तब तो 15 डिवाइडेड बाई 145 करना भाई, प्लस 0.10, ठीक है। और रिटेन अर्निंग करना हो, देखो रिटेन अर्निंग का एक्चुअल में मतलब हम क्यों नहीं घटा रहे, आप समझो रीजन देखो, 15 डिवाइड बाई 150 करना है सिंपली, और प्लस 0.10, तो सॉरी के ई करते टाइम करना है, के आर के टाइम नहीं घटाना। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखो रिटेन अर्निंग एक्चुअल में आपने इश्यू करी ही नहीं, आपके पास ये तो रखी है, तो वो शेयर्स आपने जब इश्यू ही नहीं किए तो उसके नाम का आपको फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें नहीं घटाना है, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना चेंज आएगा। तो एक तो चेंज कब पड़ता है, जब आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी हो, तब के ई और के आर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्या फर्क आ जाता है कि मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटानी है अगर के ई निकालना हो, नहीं घटानी है अगर के आर निकालना हो। दूसरा फर्क कब आता है, इफ इंडिविजुअल टैक्स आपको दे रखा हो, इंडिविजुअल टैक्स रेट इज गिवन। अब ये इंडिविजुअल टैक्स रेट क्या है, इंडिविजुअल टैक्स रेट मतलब जो एक इंडिविजुअल पर लगती है, आप इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, हमने कहा कि भाई 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, फिर इसके बाद अगले 5 लाख पर आप पर 20% टैक्स लगेगा, फिर उसके बाद जो है आप पर 30% टैक्स लगेगा। ये रेट्स क्या है, दीज आर कॉल्ड इंडिविजुअल टैक्स रेट। तो अब उस इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन है, हमें तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल माननी है। तो हमने कहा कि भाई तेरे को क्या मिलेगा, उसने कहा भाई देखो मेरे को इस पर 15,000 रुपये में कमा लूंगा। मैंने कहा भाई 15,000 रुपये तो कमाएगा, लेकिन इस पर 20% टैक्स भी तो देगा, तो 20% वाली स्लैब में आता है। तो उसने कहा हाँ भाई ठीक है, 20% मैं इस पर से टैक्स दे दूंगा, यानी कि 3,000। तो भाई मैं जो है इस पर कमाऊंगा कितना, 12,000 रुपये। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, ये 12,000 रुपये तेरे को हम दे देंगे, मैं यानी कि कंपनी, ठीक है। तो अब जो एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस हो गई वो, ठीक है, कौन सी एक्सपेक्टेशन होगी, जो आफ्टर टैक्स, अगर इंडिविजुअल टैक्स रेट मौजूद है तो आप इसलिए आप इसको नोट कर लेना, इफ इंडिविजुअल टैक्स रेट इज ऑल्सो गिवन, इफ इंडिविजुअल टैक्स रेट इज ऑल्सो गिवन, तब जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या आ जाएगी, D1 डिवाइड बाई MP0 मार्केट प्राइस यानी कि प्लस जी, ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला था। MP0 में अभी भी वही बात ध्यान रखना, फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो नहीं घटेगी, KR निकाल रहे हो तो, और इसको क्या कर देना, ब्रैकेट 1 माइनस TI, TI का मतलब इंडिविजुअल टैक्स रेट, कंफ्यूजन ना हो जाए, टैक्स कई जगह यूज हो चुका है। जब मैं सिंपली T लिख रहा हूं तो मतलब टैक्स रेट, कौन सा टैक्स रेट, कंपनी पर जो टैक्स रेट लगती है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ठीक है, वो टैक्स रेट जो कंपनी पर अप्लीकेबल है, ठीक है। और अगर मैं DT लिख रहा हूं तो ये है डिविडेंड टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कंपनी की आय पर लग रही है, जैसे 30% फिक्स, डिविडेंड टैक्स रेट जो डिविडेंड बांटने पर लगती है, जितना आप डिविडेंड बांटेंगे उस पर इस रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और TI मैंने लिखा इंडिविजुअल टैक्स रेट जो शेयर होल्डर पर लगती है, ये क्वेश्चन में दे रखी हो तो यूज करना, इंडिविजुअल टैक्स रेट मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आप निकालेंगे। इसमें और भी हो सकता है, अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसमें इसमें आपका जो कैपिटल गेन पर भी टैक्सेशन दे रखा होता है, पर वो चीजें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात है, ठीक है। इसी में मैं आपको बता देता हूँ, कई बार यहाँ पर भी आपको
जो सिक्योरिटी परचेज करने पर, सेल करने पर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रखी होती है, इन्वेस्टर्स के लिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, तो उसको भी यहाँ पर लेस करते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी आप उस चक्कर में ना पड़े, इतना ही कर ले वो भी काफ़ी है आपके लिए। तो ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आ गई। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं लास्ट में, ठीक है। एक चीज़ बोली जाती है एक्सटर्नल इक्विटी, टर्म जो यूज होती है आपको समझाने के लिए, एक्सटर्नल इक्विटी, और एक होती है इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी, तो भाई अगर ऐसे ये टर्म यूज कर रखी हो तो समझ लो इंटरनल इक्विटी बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग को, जो पहले से आपके पास है। रिटेन्ड अर्निंग को हम बोल देते हैं इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी किसे बोलते हैं? एक्सटर्नल इक्विटी बोलते हैं जो हमारी इक्विटी कैपिटल है, शेयर्स इश्यू जो हमें करना है, इक्विटी कैपिटल। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अच्छा, एक दो बार और आपको उलझाने की कोशिश की जाती है क्वेश्चन में, वो कैसे करते हैं? देखो मैं पहले एक एग्जांपल लिख दूं। मैंने कहा कि भैया एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको देना है, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 रुपया। ग्रोथ रेट है आपकी 10%। शेयर्स मार्केट में अभी बिक रहा है, अभी मार्केट प्राइस है 150 रुपया। फ्लोटेशन कॉस्ट, सेम क्वेश्चन लिख देंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपये। अब आपसे कहेगा, ठीक है, जहां उसको उलझाने की कोशिश करनी होगी आपको, आपसे कहेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कौन कौन से? फर्स्ट हमने कहा न्यू इक्विटी, और दूसरा एग्जिस्टिंग इक्विटी। न्यू इक्विटी और एग्जिस्टिंग इक्विटी, ऐसे उलझा देता है कई बार आपसे। अब आपको करना क्या है इस सिचुएशन में? देखो, न्यू इक्विटी का मतलब शेयर्स नए इश्यू करने। जब नए इश्यू करने तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट, आपको मतलब कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट देनी है। तो उस केस में केई कैसे निकालोगे? न्यू इक्विटी के केस में, न्यू इक्विटी के केस में केई कैसे निकालोगे कि 15 डिवाइडेड बाई 150 में से 5 रुपए घटकर कंपनी को तो कितने मिलेंगे? 145 मिलने वाले हैं भाई, 0.10 जी। और एग्जिस्टिंग इक्विटी मतलब पहले से इशू हो चुके हैं, अब तो मार्केट में चल रहे हैं, तो अब कंपनी को उस पर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं देनी। तो 15 डिवाइड बाय 150 प्लस 0.10, ठीक है, प्लस 0.10। एग्जिस्टिंग इक्विटी का मतलब वही फ्लोटेशन कॉस्ट अब नहीं देनी, हम दे चुके हैं पहले ही। न्यू इक्विटी का मतलब कॉस्ट, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो अब हमें यानी कि कंपनी को बियर करनी है, ये फर्क है। ठीक है, जब कहे तो ऐसे करना, कुछ भी ना कहे, सिंपली कहे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, ये कुछ नहीं कह रखा भाई, और फिर फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है तो फिर आपको घटाकर ही निकालनी, कुछ भी नहीं कहा। न्यू इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी, कोई बस मैंने कहा सिंपली कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालो। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी हो तो मार्केट प्राइस में से घटा। अगर यूं कह रखा हो न्यू इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी, तो न्यू इक्विटी में घटाना है, एग्जिस्टिंग इक्विटी में नहीं घटाना। अगर यूं कह रखा हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में घटाना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में नहीं घटाना है। तो इस तरह से ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अब लास्ट में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, उसमें जो है मेरे पास भेजा था, उसकी प्रॉब्लम थी। तो कोई कंपनी है, ठीक है, वो उसके पास डिबेंचर्स हैं 100 रुपए के, ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर है उस कंपनी के पास। और आगे क्या था उसमें, कंपनी की जो कूपन रेट है यानी कि इंटरेस्ट रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है भैया 8%। और इस तरह के जो दूसरे डिबेंचर्स हैं वो मार्केट में 10% कमा रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह के दूसरे डिबेंचर 10% कमा रहे हैं, मेरा डिबेंचर मुझे 8% दे रहा है, तो भाई मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या हो गई?
मेरी एक्सपेक्टेशन तो 10% की है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है, 10% है, लेकिन मिल कितना रहा है मुझे, 8%। अब आपने कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकाली थी, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स करके निकाली थी। अब यहाँ अगर मार्केट प्राइस है तो नेट प्रोसीड्स की जगह मार्केट प्राइस आ जाएगा, वो तो एक ही बात है, ठीक है, के डी। तो जरा देखो, मुझे मार्केट प्राइस निकालना हो शेयर का, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट डिवाइड बाय के डी। अब इंटरेस्ट आप दे कितना रहे हो, आपके कूपन पर मिल कितना रहा है, 8 रुपए ही तो दे रहे हो आप, 8%। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है भाई, एक्सपेक्टेशन तो मेरी 10%, क्योंकि दूसरे लोग 10% मिल रहे हैं, मुझे भी 10% मिलना चाहिए। तो ये डिवेंचर आपको कितने रुपए में मिलना चाहिए, 80 रुपए में मिलना चाहिए, तब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आगे उसमें पूछा है कि अगर यही रेट 12% हो जाए या 16% हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। अगर एक्सपेक्टेशन 12% हो जाए तो केडी 12% कह देंगे, और केडी अगर 16% हो जाए एक्सपेक्टेशन तो 16% से ले लेंगे। तब मार्केट प्राइस कितना होगा, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन और ऊंची हो जाए तो मैं इसके लिए और कम पैसा दूंगा, कि मैं तो 12% कमाना चाह रहा था, तुम यार 8% दे रहे हो, तो मेरे को तो और सस्ता खरीदना चाहिए। तब 8 को आप डिवाइड करते 0.12 से, 8 डिवाइड बाई 0.12 मैंने किया तो ये आता है 66.67। फिर तो भाई मुझे इसके लिए मात्र 67 रुपए देने चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि भाई हम इसके लिए जो है एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं 16% की, तो 0.16 से डिवाइड कर दो, 8 डिवाइडेड बाई 0.16, तब मैं इसके लिए मात्र 50 रुपए ही दूंगा भाई। ठीक है ना। इस तरह से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। आगे पूछा है उन्होंने कि व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स if it is assumed that debentures were originally having 15 years of maturity period and maturity period is 4 years away from now। देखो ये वैसे तो अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन का कंसेप्ट है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी मैं इन दिनों करवा भी रहा हूँ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, आप चाहें तो वहाँ समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बट चलो देखो, 15 वर्ष के लिए इशू किया गया था डिबेंचर, और अब ये 4 वर्षों तक अभी और चलेगा, मतलब इसको इशू किए 11 साल हो गए, तो आज मुझे इस पर कितना रुपया वापस करना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, जो सिक्योरिटी है उसके लिए प्राइस मुझे उतना देना चाहिए कि उस पर जो अगले बचे हुए टाइम में जितना जो कुछ मिलना है उसका मूल्य आज कितना है, प्रेजेंट वैल्यू में आपको समझा चुका हूँ। तो 4 वर्षों तक ये और चलेगा, 4 वर्षों तक मुझे कितना मिलेगा इस पर, इस डिबेंचर पर 8% के हिसाब से हर साल 8-8 रुपया मिलेगा, और चौथे वर्ष के अंत में जो मेरा 100 रुपए का जो डिबेंचर था उसका रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए मुझे ये वापस मिलेगा। अच्छा, अब इन्वेस्टर्स के रूप में मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, मेरी एक्सपेक्टेशन है भैया 10%। ठीक है, इस तरह के जो दूसरे डिबेंचर है कितना कमा रहे हैं, 10%। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताया था मैंने निकालना 10% की रेट पर। पहले साल का होता है 0.909, 0.826, 0.751 और चौथे वर्ष का 0.683। ठीक है, 0.826। ठीक है, तो अब जो कुछ मुझे इन फ्यूचर मिलने की उम्मीद है मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं भाई। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। पहले साल 8 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल भी 8, तीसरे साल भी 8, और चौथे साल मिलेंगे 8 रुपए तो ब्याज के और 100 रुपए मेरे मूलधन के, 108 रुपए मिलेंगे। पर उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एक साल बाद कोई मुझे 1 रुपया दे तो उसकी वैल्यू आज इतनी है, 2 साल बाद कोई अगर मुझे 1 रुपया दे तो उसकी वैल्यू आज इतनी है, 3 साल बाद अगर कोई मुझे 1 रुपया दे तो उसकी वैल्यू आज है इतनी, और 4 साल बाद अगर कोई मुझे 1 रुपया दे तो उसकी वैल्यू है इतनी। अब ये मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे, ये मल्टीप्लाई करके जो इसका टोटल आएगा वो टोटल आज इस शेयर्स का, इस डिबेंचर का मार्केट प्राइस बनना चाहिए जो मुझे देना चाहिए। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है वो आप देख लीजिए। अगला है कि वुड यू पे ₹90 टू परचेज दिस डिबेंचर। ठीक है, अब इसका मार्केट प्राइस आ कितना आ रहा है वो आप देख लेना। मान लो इसका मार्केट प्राइस ये मल्टीप्लाई करने पर, मैं मन से लिख रहा हूँ, मान लो 95 आ रहा है, और फिर कह रहे 90 में खरीदोगे, भाई खरीद लेना चाहिए, 95 रुपए वैल्यू बन रही है, 95 वाला 90 मिल रहा है। और अगर मान लो इसकी वैल्यू आ रही हो 85,
और फिर ये 90 में मिल रहा हो तो हम कहेंगे महंगा है, हम इसे नहीं खरीदें। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ सिक्योरिटी वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। बेसिकली वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही बेस्ड है। ठीक है, अभी मैंने आपको इसमें ज़्यादा डेप्थ में करवाया नहीं है क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा एडवांस पड़ जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा उसको करवाया नहीं है। ठीक है, बाकी चलो नेक्स्ट टाइम में हम करवा देंगे। नेक्स्ट टाइम हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ एक दो और रिलेटेड कंसेप्ट हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा और आपको जो प्रॉब्लम्स आपने